नाम है मनीषा और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम एक्सप्रेस में। तो सपनों के साथ और अपनों के साथ आइए मिल करके इस नए सफर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों के लिए कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की क्लास 10 लेकर के आई हूँ और ये हमारा चैप्टर 5 होगा। ऑलरेडी क्लास 9 तक मैंने अच्छे से कंप्लीट करा दिया है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो DFCCL के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल लेक्चर है। अच्छे से आप लोग लेक्चर देखिए और नोट्स मैं टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर देती हूँ, तो वहाँ से आप नोट को रिवाइज करिए। उसके बाद आप टेस्ट सीरीज लगाइए, ठीक है। तो आप टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं और मैक्सिमम से मैक्सिमम आप स्कोर कर सकते हैं। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में तो 12 क्वेश्चन आते हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं। उसमें से आप लोगों को मैक्सिमम मेरे लेक्चर देख करके अटेंड करना चाहते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोगों का सिलेक्शन होगा। और लेक्चर देख करके आप अच्छे तरीके से पूरा रिवीजन करते रहिए। रिवीजन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, ठीक है। तो जितने भी बच्चे हमसे नए जुड़ रहे हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। और हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे एंड DFCCL भी मैंने कवर करा दिया है हैंड रिटन नोट्स के थ्रू। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और लास्ट तक बने रहिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जितने भी अपडेट्स और नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके, ठीक है। तो दोस्तों, आइए हम देख लेते हैं हमारा CRM की क्लास 10 और एक आध क्लास में हमारा पूरा लेक्चर खत्म हो जाएगा CRM का। उसके बाद हम MCQs क्वेश्चन पे भी बातें करेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ MCQs क्वेश्चन पे डिपेंडेंट है, प्लीज बच्चा आप लोगों को मैं ये कहना चाहती हूँ, जब तक आप लेक्चर नहीं देखेंगे, थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, आप लोगों से क्वेश्चन सिर्फ उतना बन तो जाएगा MCQs क्वेश्चन का, लेकिन एग्जाम में अलग से क्वेश्चन आएंगे तो नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए लेक्चर अच्छे से देखा करिए। अगर आपको मैक्सिमम अटेम्प्ट करना है तो उसके लिए आप लोगों को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए हम देख लेते हैं क्लास 10। और आप सभी लोग पूछ रहे थे कि मैम कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, किस तरीके से हम मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं हमारे टेस्ट हमारे फाइनल एग्जाम में। तो उसके लिए आप लोगों को जो बेस्ट मेथड होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने का, वो होता है टेस्ट सीरीज के थ्रू आप लोगों को अपना एनालिसिस करना चाहिए। तो मैं रिकमेंड करूंगी कि जितने भी स्टूडेंट जो सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर अगर आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट है या नहीं है, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, आप लोगों को टेस्ट सीरीज देने की आदत अभी से डालनी चाहिए। तो ये बेस्ट मेथड होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का। और आजकल सभी लोग टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करके अपना स्कोर चेक टाइम टू टाइम चेक करते रहते हैं। तो मैं भी ये आप लोगों को रिकमेंड करूंगी कि आप टेस्ट सीरीज परचेज करिए, देखिए, एनालिसिस करिए, पॉजिटिव मार्क्स अपना देखिए, नेगेटिव मार्क्स अपना देखिए। उसके बाद ही आप लोगों को पता चल पाएगा कि कैसा आप लोगों का प्रिपरेशन लेवल है और कितना इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो अगर कोई नया बच्चा है या फिर अगर आप टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं, तो मैं ये रिकमेंड करूंगी कि आप लोग टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज लीजिए। बहुत अच्छा टेस्ट सीरीज उनका रहता है, प्रोवाइड करते हैं सॉल्यूशन के साथ में। और चाहे आप कितने भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल हैं, जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं। मंथली, ईयरली एंड लाइफ टाइम पास भी अवेलेबल है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये दिया रहता है, बहुत सारे पेपर्स अवेलेबल रहते हैं, बहुत सारे एग्जाम का SSC के जितने भी है पेपर्स, जितने भी एग्जाम्स होते हैं वो दिया रहता है। DFCCIL के जितने भी पोस्ट हैं उनके लिए टेस्ट सीरीज ऑलरेडी आ गया है, तो आप परचेज करिए। और अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे बच्चा EXM10, तो आप लोगों को 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो देखिए, इसका ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग फ़ायदा उठाइए, टेस्ट सीरीज दीजिए। और बहुत सारे बच्चे मुझे टेस्ट सीरीज का स्कोर भी भेजते हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल पे भेज सकते हैं या फिर आप मेल भी कर सकते हैं। मैं जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। तो देखिए, एग्जीक्यूटिव OPPD के लिए भी बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है और आप लोगों का कमेंट भी आ रहा था कि जितना मैं पढ़ाती हूँ उतना आप लोग से टेस्ट में अटेम्प्ट हो पाता है। तो यही उम्मीद रहेगी। आइए अब हम देख लेते हैं क्लास 10 चैप्टर 5। तो यहाँ पर हमारा जो क्लास 10 है या फिर मैं कहूँ चैप्टर 5 है, ठीक है। तो क्लास 9 तक हो चुका है। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे ऑपरेशनल CRM की, ठीक है। ऑपरेशनल CRM की हम बात करेंगे। पिछले वाली क्लास में और उसकी पिछले वाली क्लास में हम लोगों ने देखा था स्ट्रेटेजिक CRM को डीप में पढ़ा था, जहां पर मैंने आप लोगों को CPM पढ़ाया था, कस्टमर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। सेकंड हम लोगों ने कस्टमर एक्सपीरियंस देखा था, कस्टमर वैल्यू एक्सपीरियंस एंड मैनेजिंग द कस्टमर एक्सपीरियंस। तो ये 3 पार्ट में हम लोगों ने स्ट्रेटेजिक CRM को डिस्कस किया था। इस क्लास में हम लोग बात करेंगे ऑपरेशनल CRM, और इसको आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आया हुआ है,
ठीक है। तो CRM हम लोगों ने देखा था, ऑपरेशनल CRM इन्वॉल्व्स द एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज टू सपोर्ट कस्टमर फेसिंग प्रोसेसेस इन सेलिंग, मार्केटिंग एंड कस्टमर सर्विस ऑपरेशन। ठीक है। तो ये मेनली क्या है, एप्लीकेशन बेस्ड है, अप्लाई किया जाता है टेक्नोलॉजीज को, बहुत सारे टेक्नोलॉजीज होते हैं उनको अप्लाई किया जाता है, किस लिए, ताकि अच्छी सेलिंग हो सके, मार्केटिंग अच्छी हो सके और कस्टमर सर्विस अच्छे से दिया जा सके। तो इसी को कहते हैं ऑपरेशनल CRM। तो इसके अंदर हम लोगों को 3 पार्ट ये पढ़ना होता है। दिस ऑपरेशनल CRM पार्ट कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट सेल्स फोर्स ऑटोमेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं SFA। और ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी डिस्कस की हूँ आप लोगों से। SFA का फुल फॉर्म पूछा हुआ था 2018 एग्जीक्यूटिव OPBD पोस्ट के लिए। ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है सेल्स फोर्स ऑटोमेशन, ये पहला पार्ट होगा ऑपरेशनल CRM के अंदर। सेकंड है मार्केटिंग ऑटोमेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में MA कहते हैं। थर्ड है सर्विस ऑटोमेशन, सिंपली अगर मैं कहूँ तो सर्विस ऑटोमेशन SA। तो आई थिंक कि आप लोगों को क्लियर होगा कि अगर आपसे पूछता है कि मार्केटिंग ऑटोमेशन किसके अंदर आता है, तो आप कहेंगे ऑपरेशनल CRM के अंदर। सेल्स फोर्स ऑटोमेशन इकोसिस्टम किसके अंदर आता है, तो आप कहेंगे ऑपरेशनल CRM के अंदर। सर्विस ऑटोमेशन पूछेगा किसके अंदर आता है, तो आप कहेंगे ऑपरेशनल CRM के अंदर। ये तीनों पार्ट हम लोगों को डिस्कस करना होता है। हालांकि मैं ये चीज ऑलरेडी आप लोगों को समझा चुकी हूँ, लेकिन मैंने ब्रीफ में समझाया था। आज हम एक बार और देख लेते हैं कि इसके अंदर और आप लोगों को क्या क्या इंक्लूड करना पड़ सकता है। ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, जो सबसे पहला आता है वो है सेल्स फोर्स ऑटोमेशन SFA। तो फुल फॉर्म जितने भी अभी तक मैं आप लोगों को बताई हूँ, आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे तो आप एक पेज में पूरा फुल फॉर्म लिख करके भी याद कर लीजिए, या फिर लास्ट में मैं आप लोगों को जितने भी फुल फॉर्म्स हैं उसका एक PDF दे दूंगी। ठीक है। और ये देख लीजिए, सेल्स फोर्स ऑटोमेशन नाम से ही समझ में आ रहा होगा, इट इज द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटराइज्ड टेक्नोलॉजीज टू द सपोर्ट सेल्स पर्सन, सेल्स पीपल एंड सेल मैनेजमेंट इन द अचीवमेंट ऑफ देयर वर्क रिलेटेड ऑब्जेक्टिव। सिंपली सी बात है, ज़्यादा से ज़्यादा सेलिंग हो, ज़्यादा से ज़्यादा सेल मैनेजमेंट अच्छा परफॉर्म हो सके, उसके लिए जो टेक्नोलॉजी अप्लाई करते हैं उसको कहते हैं सेल्स फोर्स ऑटोमेशन। एंड इसमें जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है, दे आर द की टेक्नोलॉजीज एलिमेंट ऑफ SFA। तो आप लोगों को मालूम है, किसी भी टेक्नोलॉजी को अप्लाई करने के लिए एक उसका हार्डवेयर कंपोनेंट होता है और फिर उसके बाद उसका सॉफ्टवेयर लगता है। ठीक है। कोई भी आप लोगों को टेक्नोलॉजी परफॉर्म करनी है, या फिर कोई मान लीजिए किसी को सर्विस देना है, तो सर्विस आप हार्डवेयर कंपोनेंट के थ्रू कैसे करेंगे। हार्डवेयर कंपोनेंट कहने का मतलब है आप लोगों को एक डेस्कटॉप की जरूरत पड़ेगी, कंप्यूटर्स की, लैपटॉप की रिक्वायरमेंट होगी, या फिर कोई भी हैंड हेल्ड डिवाइस हो सकता है, सच एज टैबलेट हो सकता है, स्मार्टफोन हो सकता है, कॉन्टैक्ट एंड सेल सेंटर टेक्नोलॉजीज। ठीक है। तो अगर मान लीजिए आप लोगों को कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो उनके पास हार्डवेयर टेक्नोलॉजीज भी होगा, और साथ ही साथ सिर्फ हार्डवेयर के रहने से कोई भी टेक्नोलॉजीज का यूज कैसे करेंगे आप। ठीक है। अगर आप कोई मान लीजिए अपना लैपटॉप या फिर अपना कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं, तो उसमें हार्डवेयर तो रहता ही है, जैसे हमारा डेस्कटॉप हो गया, बहुत सारे हमारे हार्डवेयर हो सकते हैं। ठीक है। डेस्कटॉप हो गया, माउस हो गया, मान लीजिए प्रिंटर कनेक्ट किया तो प्रिंटर हो गया, लेकिन वो बिना सॉफ्टवेयर के कैसे काम करेगा। इसीलिए आप लोगों को अपने कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करना होता है। तो इसीलिए सॉफ्टवेयर कंप्राइजेस बोथ पॉइंट सॉल्यूशन दैट आर डिजाइन टू असिस्ट अ सिंगल एरिया ऑफ सेलिंग और सेल्स मैनेजमेंट। तो सेल्स मैनेजमेंट का ये टेक्निक होता है, और ऑल the SFA software is designed so that the companies can collect, store, analysis, distribute and use customer related data for the sale purchase। तो सॉफ्टवेयर के थ्रू ही क्या किया जाता है, अगर आप कोई चीज परचेज किए हैं, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट या फिर कोई कपड़े या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान परचेज किए हैं, तो उसका क्या होता है, आप लोग उनके पास हिस्ट्री होता है। हिस्ट्री में वो क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं कि आपने कैसा टाइप का परचेज किया, कितने अमाउंट का आप परचेज कर रहे हैं। ठीक है। आप कितना फ्रिक्वेंटली परचेज कर रहे हैं, या फिर कितने महीने में परचेज कर रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट पसंद करते हैं। तो ये सब क्या होता है, डेटा कलेक्ट करते हैं। आपका कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, आपका मेल ID क्या है, आप कहाँ पर रहते हैं, आप कहाँ पर मूव करते हैं। ठीक है। तो इसके बाद वो क्या करते हैं, उस डेटा को स्टोर करते हैं, उसके बाद उसको एनालाइज करते हैं। तो वो एनालिटिक्स CRM का पार्ट होता है, जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।
उसके बाद वो क्या करते हैं, कस्टमर रिलेटेड डेटा को यूज करके वो फ्यूचर फोरकास्टिंग करते हैं, सेल फोरकास्टिंग करते हैं। उसके बाद एक पैटर्न पता चल जाता है उनको। इसे ही कहते हैं सेल्स फोर्स ऑटोमेशन। एंड कस्टमर रिलेटेड डेटा आर द की टू कस्टमर ओरिएंटेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप विद द कस्टमर। तो ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है, जब डेटा पता चल पाएगा, अपने कस्टमर को अच्छे तरीके से वो जान पाएंगे, तभी ये बता पाएंगे कि किस तरीके का आपके कस्टमर है, उनके परचेजिंग पावर क्या है, किस टाइप का परचेजिंग वो पैटर्न उनका है। और ये क्या होता है, ये म्यूचुअली लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाने के लिए यूजफुल होता है। ठीक है। उसके बाद SFA enable sales people and sales manager to become more effective and efficient in the pursuit of their ऑब्जेक्टिव। तो जितने भी सेल्स मैनेजर बैठे हुए होते हैं, सेल्स पर्सन होते हैं, सेल्समैन होते हैं, उन लोगों को फिर ये अच्छे तरीके से इफेक्टिवली पता चल जाता है कि किस टाइप के कस्टमर हैं, उनको कैसे अटेंड करना चाहिए। ठीक है। ये हो गया हमारा SFA का। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाएगा, SFA का फुल फॉर्म। ठीक है। और सेल्स फोर्स ऑटोमेशन इकोसिस्टम पूछा था कि किस के अंदर आता है, तो आप लोगों को कहना पड़ेगा ऑपरेशन CRM के अंदर आता है। और इसमें जो सेल्स फोर्स ऑटोमेशन SFA इकोसिस्टम है, इट इज मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट। ठीक है। इकोसिस्टम कहने का मतलब ये, अगर मैं सिंपल से एनवायरनमेंट में बात करूं, पर्यावरण के टर्म्स में बात करूं, तो इकोसिस्टम क्या होता है, इंटरेक्शन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इन द एनवायरनमेंट, उसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। सिमिलरली यहाँ पर SFA में हम लोगों का इंटरेक्शन है इस 3 चीजों का। सबसे पहले एक SFA सॉल्यूशन प्रोवाइडर होंगे, जो सेल्स फोर्स ऑटोमेशन कंपनियां होती हैं वो प्रोवाइड करती हैं ये सब सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉल्यूशन। सेकेंड किसके थ्रू करती है, हार्डवेयर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर वेंडर के थ्रू, मतलब हार्डवेयर भी होना जरूरी है। एंड थर्ड इज द सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है। तो ये 3 कंपोनेंट से मिल करके हमारा SFA इकोसिस्टम बना है। फर्स्ट वन इज द SFA solution provider, second hardware and infrastructure vendor, and third is the service provider। तो अगर आप लोगों से पूछता है SFA सोल्यूशन प्रोवाइडर किसके अंदर आते हैं, तो अगेन आप लोगों को कहना पड़ेगा ऑपरेशनल CRM के अंदर ये आता है। नेक्स्ट आता है SFA सोल्यूशन प्रोवाइडर। अब ये कौन कौन से प्रोवाइडर हो सकते हैं, तो देखिए इनको हम लोग SFA सोल्यूशन प्रोवाइडर कैन बी एक्सेस्ड इनटू 2 वेज। ठीक है। 2 तरीके से इनको डिवाइड किया गया है। अगर आप लोगों से पूछता है कि ये बताइए ऑन प्रीमाइस या फिर ऑफलाइन या इंस्टॉल्ड SFA क्या है, फिर से सुनिएगा, ऑन प्रीमाइस, ऑफलाइन और इंस्टॉल्ड SFA क्या है। तो दिस सॉल्यूशन कैन ईदर बी इंस्टॉल्ड ऑन द यूजर्स कंपनी ओन सर्वर। तो कंपनी के अगर ओन सर्वर में ये इंस्टॉल्ड रहेगा तो इसे ही कहते हैं ऑन प्रीमाइस, यानी कि उस जगह पे कंपनीज ओन सर्वर, ऑन प्रीमाइस या फिर ऑफलाइन या फिर इंस्टॉल्ड SFA कहा जाएगा। ठीक है। अगर आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत हो रही है SFA समझने में, तो कुछ नहीं है, ये एक सेल्स मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी है। ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को सेल करने के लिए बिजनेस है, तो उसको कैसे सेल किया जाता है उसी को कहते हैं सेल मैनेजमेंट। और बहुत सारे टेक्निक अप्लाई किया जाता है सेल्स फोर्स ऑटोमेशन के लिए। ठीक है। सेकंड जो SFA का हमारा कंपोनेंट है वो क्या है, देख लीजिए, होस्टेड और ऑनलाइन और ऑन डिमांड SFA, या फिर इसे कहते हैं वेब सर्विस, या फिर ASP एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर मॉडल, या फिर सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस जिसे हम कहते हैं SaaS मॉडल, SaaS मॉडल, सर्विस एज अ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मॉडल। तो फिर से सुनिएगा, होस्टेड कह सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑन डिमांड कह सकते हैं, वेब सर्विस कह सकते हैं, ASP कह सकते हैं एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर मॉडल, या फिर सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मॉडल कह सकते हैं। यानी कि इट कैन बी एक्सेस्ड ऑन अनदर पार्टी सर्वर वाया द इंटरनेट। सिंपल सा है, एक सोल्यूशन प्रोवाइडर रहेगा। ठीक है। वो क्या करता है, अपना सर्विस प्रोवाइड करता है वाया द इंटरनेट के थ्रू, तो उसी को कहते हैं हम लोग ऑनलाइन या फिर ऑन डिमांड SFA। यानी मान लीजिए जो कंपनी प्रोवाइड कर रही है, जैसे salesforce.com या फिर जो IBM कंपनी है, वो क्या करेगी, दूसरे अलग अलग जगहों पे अपना सर्विस प्रोवाइड करेगी, सेल्सफोर्स ऑटोमेशन यूजिंग द इंटरनेट। इसे ही कहते हैं हम लोग ऑन डिमांड SFA या फिर होस्टेड या फिर
ऑनलाइन। तो यहाँ होस्ट मतलब जो वो दे रहा है सर्विस, होस्ट यानी कि यहाँ पर जो हमारा salesforce.com है या फिर IBM है वो होस्ट कर रहा है, ठीक है, वाया द इंटरनेट, इसीलिए इसको कहते हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मॉडल। अब क्लासिफिकेशन ऑफ SFA वेंडर, तो यहाँ पर आप लोग देखिए ये जो 3-4 कंपनियां हैं वो मोस्टली ये वेंडर्स हैं SFA के लिए, ठीक है। तो SFA स्पेशलिस्ट देखिए यहाँ पर साइबर फॉर्म है, और SFA एज अ पार्ट ऑफ CRM सूट, यहाँ पर लिखा है SFA एज अ पार्ट ऑफ एंटरप्राइज सूट। तो आप लोगों को बस ध्यान क्या रखना है, आप लोगों को बस ध्यान ये रखना है कि जो साइबर फॉर्म्स है वो माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक के अंदर आती है। IBM के बारे में ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया है। सेल्स नेट स्पेशलिस्ट SFA, तो जहां पर भी SFA टर्म रिलेटेड आएगा आप लोगों को ये कंपनी का नाम ध्यान रखना है। salesforce.com वाला क्वेश्चन मैं ऑलरेडी डिस्कस कर ली हूँ, और ओरेकल के बारे में मैंने बता दिया है। तो ये 3-4 जो कंपनी है आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, इसमें ज्यादा समझने का कुछ भी नहीं है। तो आई होप ये आप याद करेंगे। IBM एंड ओरेकल के बारे में जितनी भी डिटेल्स थी मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुकी हूँ, ठीक है। तो ये आप लोगों को ये याद रखना है, और सेल्स लॉजिक्स, तो इतना कंपनी का नाम आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। फिर से है यहाँ पर हार्डवेयर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो जैसे मैंने बताया है डेस्कटॉप लैपटॉप फील्ड, तो सेल्स के लिए ये हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। An SFA system, that is the Salesforce automation system, will have to operate 24/7 in real time, allowing the organization to manage opportunity as quickly as possible. तो सीधी सी बात है, अगर कोई होस्ट कर रहा है, कोई प्रोवाइड कर रहा है, सर्विस वेंडर है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, ऑपरेट करना पड़ेगा 24/7, यानी कि पूरे हफ्तों में 24/7 इसको ऑपरेट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कभी भी कोई भी जरूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट आता है सेल्सफोर्स ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटी, जो SFA के सॉफ्टवेयर हैं और बहुत सारे कंपनीज प्रोवाइड करती है ये सॉफ्टवेयर, जैसे कि salesforce.com अभी हम लोगों ने देखा। और अगर इन टर्म्स ऑफ मैं कंपनी बात करूँ तो IBM है, ओरेकल है, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किया है। फंक्शनैलिटी ऑफर्ड बाय SFA सॉफ्टवेयर, तो क्या क्या फंक्शनैलिटी ये सॉफ्टवेयर परफॉर्म कर सकती है। तो देखिए अकाउंट मैनेजमेंट है, ये सारे देखिए चीजें मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, एक एक बार मैं थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ आप लोगों को। अकाउंट मैनेजमेंट, अगर आप जैसे मान लीजिए अमेजन में परचेजिंग करते हैं, तो वहां पर सबसे पहले आप लोगों को साइन अप का ऑप्शन आता है। साइन अप के बाद आप अपना नाम रजिस्टर करते हैं, आप अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी रजिस्टर करते हैं, तो वहां से एक अकाउंट क्रिएट हो जाता है, उसी को कहते हैं अकाउंट मैनेजमेंट। उसके बाद आप लोगों को उसमें डिटेल्स मांगता है, एड्रेस मैनेजमेंट मांगता है, अकाउंट नंबर ऐड करने के लिए कहता है, तो ये सब होता है अकाउंट मैनेजमेंट। एक्टिविटी मैनेजमेंट, यानी कि आपके अकाउंट में क्या क्या एक्टिविटी चल रही है, कौन सा ट्रांजैक्शन कंप्लीट है, कौन सा पेंडिंग में है, कि क्या क्या आपने परचेजिंग किया है, ये सब, ठीक है। सिमिलरली कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, तो इवेंट मैनेजमेंट के बारे में मैंने बता दिया है। अगर मान लीजिए आपका बर्थडे आने वाला है, तो वो प्री बर्थडे आप लोगों को 1 से 2 महीने पहले क्या करेंगे, प्रमोशंस करेंगे अच्छे अच्छे ऑफर आप लोगों को बताएंगे। इंसेंटिव मैनेजमेंट, तो अगर एम्प्लॉय के लिए ये होता है इंसेंटिव मैनेजमेंट, ठीक है। सिमिलरली लीड मैनेजमेंट, अपॉर्चुनिटी मैनेजमेंट, ऑर्डर मैनेजमेंट, पाइपलाइन मैनेजमेंट, प्रोडक्ट एनसाइक्लोपीडियाज, प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशन, प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन, प्रपोजल जनरेशन, कोटेशन मैनेजमेंट, सेल्स फोरकास्टिंग, सेल्स मैनेजमेंट रिपोर्टिंग, टेरिटोरियल मैनेजमेंट एंड वर्कफ्लो डेवलपमेंट। तो मोस्टली ये सब चीजें मैंने आप लोगों को समझाया था, सिर्फ एक बार देख लीजिए। अगर आप लोगों को पूछता है इनमें से कोई भी टर्मिनोलॉजीज, तो आप कह सकते हैं ये फंक्शनैलिटी है ऑफर्ड बाय द सेल्सफोर्स ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो जहां जहां भी सेल का टर्म आएगा आप SFA जोड़ दीजिएगा, ऑपरेशनल CRM जोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट आता है हमारा जो सेकंड पार्ट है ऑपरेशनल CRM के अंदर, वो है मार्केटिंग ऑटोमेशन। तो मार्केटिंग मैं बताई थी आप लोगों को ऑटोमेशन कैसे किया जाता है। बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं, कैंपेन मैनेजमेंट की जाती है, अलग अलग जगह पे क्या करते हैं, कैंपेनिंग करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, इवेंट मैनेजमेंट, प्रमोशंस करते हैं, मार्केटिंग, तो यही सब अंदर आता है मार्केटिंग के। तो marketing automation is the application of computerized technologies to support marketers and marketing management in the achievement of their work related objective, ठीक है। in order to support the marketer and the marketing management, market automation is generally used। और इसमें हम लोगों ने देखा था wide variety of marketing position can make the use of marketing automation।
कौन कौन करता है इसके अंदर? मार्केटिंग मैनेजर होते हैं। कैंपेन अगर लगाना है तो कैंपेन का एक मैनेजर होगा। मार्केट में एनालिस्ट बैठे हैं जो टाइम टू टाइम एनालाइज कर रहे हैं मार्केट को कि किस प्रोडक्ट किस सर्विस की ज़्यादा डिमांड है और किस जगह पे ज़्यादा डिमांड है। फिर मार्केट मैनेजर बैठे हैं। प्रमोशन करने के लिए प्रमोशन मैनेजर हैं, बहुत अलग अलग प्रमोशंस किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद डेटाबेस मार्केटर बैठे हैं। डेटाबेस का मतलब है कि जितने भी डेटा स्टोर किए जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर में उसे कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एंड डायरेक्ट मार्केटिंग मैनेजर भी बैठे रहते हैं जो डायरेक्ट मार्केटिंग और अपना प्रमोशन करते हैं, ठीक है। इसके लिए भी अगर हम देखेंगे तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आर द की टेक्नोलॉजी एलिमेंट्स ऑफ एमए है। मार्केटिंग ऑटोमेशन के अंदर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर भी आता है। और ये दो लाइन वही चीज लिखी है जो अभी मैंने आप लोगों को हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में बताया था। तो अगर मैं ऊपर ऊपर बात करूं तो मार्केटिंग ऑटोमेशन यही चीज है कि इट इज द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटराइज्ड टेक्नोलॉजी इन ऑर्डर टू प्रमोट, इन ऑर्डर टू सपोर्ट द मार्केटर एंड द मार्केटिंग मैनेजर in order to create maximum number of in order to generate maximum profits to the company, ठीक है। मैक्सिमम कंपनी को प्रॉफिट हो सके मार्केटिंग के थ्रू, उसी को कहते हैं मार्केटिंग ऑटोमेशन या मैनेजमेंट। अब है बेनिफिट्स ऑफ मार्केटिंग ऑटोमेशन। तो ये सब सिंपल जो टर्म है वो देख लीजिए। एनहेंस्ड दी मार्केट एफिशिएंसी, तो डेफिनेटली सी बात है अगर मार्केटिंग को ज़्यादा अच्छे से एनालाइज करेंगे, अच्छे से प्रमोशन पॉलिसी अप्लाई करेंगे, जितने भी कस्टमर जुड़ रहे हैं उनको प्रमोशंस बताएंगे, उनको अच्छे से सर्व करेंगे, सेटिस्फेक्शन करेंगे, उसके बाद उसकी एक्सपीरियंस अच्छा होगा तो जाहिर सी बात है मार्केटिंग एफिशिएंसी बनेगा और प्रोडक्टिविटी मार्केटिंग का बढ़ेगा। प्रोडक्टिविटी इन द सेंस प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, फिर प्रॉफिट ज़्यादा होगा, ठीक है। और मोर इफेक्टिव मार्केटिंग तो होगी। वैसे भी आजकल अगर हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं तो कोई भी चीज़ इफेक्टिवली कर दिया जाता है, ठीक है, अगर टाइम से डिलीवरी करा जाए। और इसके अंदर हम लोगों को एक चीज़ पढ़नी पड़ेगी, मोर इफेक्टिव मार्केटिंग कहने का मतलब क्या है। मार्केटिंग allows marketer to employ what is known as the closed loop marketing। एक और नया टर्म आया CLM, क्लोज्ड लूप मार्केटिंग। तो फुल फॉर्म आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। क्लोज्ड लूप मार्केटिंग ये किसके ऊपर बेस्ड है? क्लोज्ड लूप मार्केटिंग का मतलब पहले क्या किए, प्लान, ठीक है। जो भी हम कैंपेन या फिर इवेंट को प्लान करते हैं, या फिर अगर हम स्टडी रिलेटेड भी देखें तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर कोई एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसके लिए हम सबसे पहले प्लान करते हैं, ठीक है। प्लान करते हैं, उस प्लान को इम्प्लीमेंट करते हैं। देन इम्प्लीमेंट करने का मतलब डू दी प्लान या फिर इम्प्लीमेंट दी प्लान। फिर मेजर करते हैं, मेजर कहने का मतलब है आउटकम मेजर करते हैं कि सही तरीके से प्रिपरेशन हो रहा है कि नहीं और आउटकम अच्छे से आ रहा है कि नहीं। अगर हम जितना इनपुट दे रहे हैं अपने पढ़ाई के लिए उतना आउटपुट हम लोगों को मिल पा रहा है कि नहीं। और आउटपुट कैसे मिलेगा? टेस्ट सीरीज के थ्रू मिलता है, समझ में आता है आप लोगों को। उसके बाद हम उससे क्या करते हैं, लर्न फ्रॉम द आउटकम। लर्न फ्रॉम द आउटकम यानी कि जो भी हमने पढ़ा है या जो भी हमने टेस्ट दिलाया है उसका आउटकम आ रहा है वो कैसा आ रहा है। अगर अच्छा नहीं आ रहा तो उसको दोबारा से हम लोगों को रिवाइज करना है, इम्प्लीमेंट करना है। तो मार्केट में भी ऐसा ही होता है। सबसे पहले क्या करते हैं मार्केटर लोग जो बैठे हैं वो कैंपेन और इवेंट को प्लान करते हैं, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करते हैं प्लान की किस तरीके से मार्केटिंग करनी है, किन के बीच में वो प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, कौन से कस्टमर टारगेटेड होंगे, ये सब। उसके बाद मेजर करते हैं आउटकम को कि जो भी हम प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं वो सही जगह पे पहुंचा है कि नहीं, सही कस्टमर को पहुंचा है कि नहीं, ऑन टाइम डिलीवरी हुआ है कि नहीं, ये सब मेजर करके आउटकम। और अगर उसमें कोई त्रुटियां होती हैं, कोई गलतियां होती हैं तो उससे क्या करते हैं, सीखते हैं और उसको फिर से मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये जो है ये हमारा एक क्लोज लूप सिस्टम है, ये हमेशा एप्लीकेबल है, ठीक है। डेटाबेस कहने का मतलब जितने भी कस्टमर रिलेटेड डेटा है उसको क्या है, इलेक्ट्रॉनिकली सेव करना है कंप्यूटर में या फिर क्लाउड बेस्ड में। इसे कहते हैं हम लोग डेटाबेस। प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग के बाद उसको हम क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, प्लानिंग यानी डू करते हैं। उसके बाद उसको मेजर करते हैं आउटकम को कि जितना भी प्लानिंग किया गया है, इम्प्लीमेंट किया है, वो एक्चुअल में परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, आउटकम क्या रहा है उसका। और उस आउटकम के बाद क्या करते हैं, उससे सीखते हैं। सीख करके फिर हम क्या करते हैं, फिर दोबारा से प्लानिंग करते हैं। तो अगर आप पढ़ने बैठते हैं तो यही चीज़ आप लोगों को करनी चाहिए, एक्चुअल में प्लान करना चाहिए, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, उसके बाद उसका आउटकम लेना चाहिए और उस आउटकम से आप लोगों को एनालिसिस करना चाहिए
सीखना चाहिए कि क्या चीज़ सही और क्या चीज़ गलत है। अगर कोई चीज़ मिस्टेक हो रही है तो उसको आप दोबारा से प्लान करें। अगर शेड्यूल में आप लोगों को मिस्टेक है तो फिर से प्लान करके फिर को उसको इम्प्लीमेंट करें। तो ये हर जगह एप्लीकेबल है, मार्केटिंग में भी ये चीज़ एप्लीकेबल है और इस चीज़ को कहते हैं क्लोज लूप मार्केटिंग। नेक्स्ट आ जाता है फंक्शनैलिटी परफॉर्म बाय द एमए सॉफ्टवेयर। तो ये इतनी सारी चीज़ें हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। मार्केटिंग कैंपेन लगाया जाता है जिसमें कैंपेन मैनेजमेंट किया जाता है। डायरेक्ट मेल कैंपेन मैनेजमेंट, यानी कि लोगों को मेल किया जाता है कि ये ऑफर आने वाला है, ये बेनिफिट का आप फ़ायदा उठा सकते हैं, प्रोमो कोड ये है, कूपन कोड ये है, इसके थ्रू हम कर सकते हैं। फिर ईमेल कैंपेन मैनेजमेंट सेम चीज़ है, इवेंट बेस्ड मार्केटिंग में आप लोगों को समझा दी थी। अगर किसी की एनिवर्सरी आने वाली है तो एनिवर्सरी रिलेटेड गिफ्ट का कूपन भेजना, एनिवर्सरी रिलेटेड कोई भी आप लोगों केक का ऑफर भेजना, ये सब होता है। ट्रिगर मार्केटिंग भी मैंने आप लोगों को समझाया था। मार्केटिंग ऑप्टिमाइजेशन, टेली मार्केटिंग, लीड जनरेशन, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को उस समय ही समझा दिया था। तो मैं यही कहूँगी कि जितने भी स्टूडेंट नहीं देखे हैं, अगेन मुझे समझाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आई थिंक ये तो ये फर्स्ट या सेकंड क्लास में मैंने पूरी चीज़ें अच्छे से आप लोगों को डिस्कस कराया था, ठीक है। तो मार्केटिंग सॉफ्टवेयर में आप लोगों को ये सब चीज़ें पढ़नी है। तो जहाँ पर भी मार्केटिंग रिलेटेड टर्म आ गया आप एमए के अंदर डाल सकते हैं। अब एक थोड़ा सा नया टर्म है इसी के अंदर, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, देख लीजिए PLM। तो यहाँ से आप लोगों को PLM का फुल फॉर्म पूछ सकता है कि विद रिस्पेक्ट टू CRM बताइए PLM का फुल फॉर्म क्या होता है। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, जैसे कि पीपल है, कोई पर्सन है, उसका भी एक लाइफ साइकिल होता है। पहले छोटा सा न्यू बेबी बॉर्न होता है, फिर वो बढ़ता है, ठीक है, किड बनता है, उसके बाद फिर वो बढ़ता है, फिर टीनेजर होता है, फिर हम एडल्ट होते हैं, उसके बाद फिर 30 to 40 ईयर्स में मिड एज आता है, फिर ओल्ड होते हैं, फिर वेरी ओल्ड होते हैं। तो ये एक पीपल का लाइफ टाइम लाइफ साइकिल है। सिमिलरली प्रोडक्ट का भी लाइफ साइकिल होता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल स्टार्ट होता है फ्रॉम द इनिशियल डेवलपमेंट किया जाता है उसका। पहले बहुत सारा रिसर्च किया जाता है कि किस टाइप का प्रोडक्ट बनाया जाएगा, कौन सा मटेरियल उसके लिए बेस्ट सुइटेड है, कितना वो टेम्परेचर को सह सकता है, प्रेशर को मेंटेन कर सकता है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। टेक्निकल पर्सपेक्टिव से भी देखा जाता है, इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से भी देखा जाता है, ठीक है। और फिर उसको मार्केट में लेकर के आया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसके बाद उसको विड्रॉ कर दिया जाता है। जैसे ही उसका प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल खत्म हो जाता है उसको वापस से रिन्यू किया जाता है। तो इसी को कहते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। एप्लीकेशन हेल्प मार्केटर मैनेजर लाइफ साइकिल स्टेजेस इफेक्टिवली एंड प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। तो यही होता है। और जो PLM है, एप्लीकेशन कैन प्रोवाइड अ सिंगल सोर्स टू ऑल प्रोडक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन टू यूज इन द इनोवेशन, डिजाइन, इंजीनियरिंग, फिजिबिलिटी, लॉन्च, मार्केट डेवलपमेंट एंड मार्केट विथड्रॉल प्रोसेस। तो वही बताया मैंने, इनोवेटिव आइडिया सोचा जाता है, फिर उसका डिजाइन कैसा होगा, ठीक है, वो टेंजिबल है या नहीं, मतलब आउटलुक उसका देखा जाएगा। उसके बाद पूरा इंजीनियरिंग वर्क पे वो फोकस्ड होगा, टेक्निकली एक्सपेक्ट देखा जाएगा, फिर इकोलॉजिकली भी देखा जाएगा, फिर ये भी देखा जाएगा कि वो फाइनेंशियली कितना स्ट्रांग है प्रोडक्ट। यानी कि मान लीजिए आप जबरदस्त पैसा लगा दिए लेकिन उससे आपको फायदा नहीं होने वाला है, तो फिर वो फिजिबिलिटी भी देखी जाएगी और उसके बाद उसको लॉन्च किया जाएगा, मार्केट में डेवलप किया जाएगा, लेकर के आया जाएगा, और उसके बाद मार्केट में अगर उसका नीड खत्म हो चुका है तो उसको विड्रॉ कर लिया जाएगा। तो यही होता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। नेक्स्ट जो हम पढ़ते हैं ऑपरेशनल CRM के अंदर, वो थर्ड वन है सर्विस ऑटोमेशन। तो नाम से ही समझ में आ रहा है, सर्विस ऑटोमेशन मतलब सर्विस अच्छे से देना। यानी कि अगर मान लीजिए कोई मोबाइल लॉन्च हुआ है तो मोबाइल का लॉन्च हो करके उसका पूरा जर्नी, यानी कि मार्केट में कितना उसका रिक्वायरमेंट है, कितने अच्छे से लोग उसको पसंद कर रहे हैं, कितने अच्छे से वो वर्क कर पा रहे हैं, ठीक है, उसकी बैटरी लाइफ कितनी है, उसका सर्विस कैसा प्रोवाइड कर पा रहा है, कितने साल के लिए अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और उसके बाद उसकी सर्विस सेंटर भी होता है, तो सर्विस सेंटर में वहाँ सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। अगर कोई इशू आता है तो कस्टमर केयर पे कॉल किया जाता है, कॉल सेंटर पे जाया जाता है, या हेल्प डेस्क पे जाया जाता है। और या कोई अगर इलेक्ट्रॉनिक सामान है, लाइक फिल्टर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, तो वहाँ पर फील्ड सर्विस भी दी जाती है, घर पे आकर के भी वो सब चीज़ों को ठीक करते हैं, ठीक है। इसी को कहते हैं सर्विस ऑटोमेशन। So service automation, it is the application of computerized technology to the service to support the service staff and management in the achievement of their work related objective। सीधी सी बात है, सर्विस के टर्म्स में हम बात करेंगे। एंड सर्विस ऑटोमेशन इज यूज्ड इन द 4 मेजर कॉन्टेक्स्ट, जैसे कि कॉन्टेक्ट सेंटर है,
कॉल सेंटर्स है, हेल्प डेस्क एंड फील्ड सर्विस, जो मैंने अभी अभी आप लोगों को कहा था, ठीक है। कॉन्टेक्ट सेंटर कर सकते हैं, अगर आप कोई भी कस्टमर सर्विस सेंटर है वहां जाके बात कर सकते हैं। कॉल सेंटर में टेलीफोनिक के थ्रू आप कर सकते हैं, या फिर एसएमएस कर सकते हैं, या फिर आजकल तो ईमेल का जमाना है, ईमेल आप कर दीजिए कंपनी को, वो रिस्पॉन्ड करते हैं। हेल्प डेस्क एंड फील्ड सर्विस, फील्ड में आकर के अगर रिक्वायरमेंट हो तो उसकी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द फंक्शनैलिटी ऑफर्ड बाय द सर्विस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर, एसए सॉफ्टवेयर। तो इसमें भी यही सारी चीजें हैं, आप एक एक करके देख लीजिए, ये पढ़ लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है आप लोगों के लिए, ठीक है। एक्टिविटी मैनेजमेंट एजेंट, केस असाइनमेंट, केस मैनेजमेंट, तो ये सब मैंने आप लोगों को बता दिया था। तो केस असाइनमेंट और केस मैनेजमेंट का ये मतलब होता है कि मान लीजिए आपने फोन लगाया कस्टमर केयर में, तो आप अपना नाम और जो भी क्वेरी है या फिर प्रॉब्लम है वो बताएं। केस मैनेजमेंट असाइनमेंट का ये मतलब है, मान लीजिए कोई दूसरे डिपार्टमेंट का वो काम है, जो आपका इशू है वो दूसरे डिपार्टमेंट को, तो कॉल फॉरवर्डिंग किया जाता है, आप लोगों को बोला जाता है आप बस 5 मिनट के लिए होल्ड ऑन करिए। होल्ड करते हैं तो वो दूसरे डिपार्टमेंट में फोन मिलाते हैं, तीसरे डिपार्टमेंट, तो जो रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट है जो आपका प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेगा उसे केस को असाइन कर दिया जाता है, फिर मैनेजमेंट की जाती है, इसको कहते हैं केस मैनेजमेंट या केस असाइनमेंट। कस्टमर कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, कस्टमर सेल्फ सर्विस, ईमेल रिस्पांस मैनेजमेंट, एक्सकलेशन, तो ये सारे टर्म हैं, देख लीजिए एक एक करके, आप समझ लीजिए, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, इसलिए मैंने इस पर ज्यादा फोकस भी नहीं किया है। तो क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आएगा ये देख लीजिए। सर्विस ऑटोमेशन अगर आपसे पूछता है किसके अंदर आता है, तो ऑपरेशनल सीआरएम के अंदर आता है, और ये सारे फंक्शनैलिटी ऑफर की जाती हैं सर्विस ऑटोमेशन द्वारा। तो ये हम लोगों ने स्ट्रेटेजिंग सीआरएम अच्छे तरीके से देख लिया, उसके अंदर भी 3 चीजें हम लोगों ने पढ़ा। ऑपरेशनल सीआरएम है, उसके अंदर भी हम लोगों ने 3 चीजें पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम देख लेंगे एनालिटिक्स सीआरएम, उसके बारे में हम लोग उसके बारे में भी देखेंगे कि 2 या 3 टर्मिनोलॉजी उसमें भी पढ़ने होते हैं, फिर एक आध क्लास में पूरा सीआरएम खत्म हो जाएगा। तो इतना ही आप लोगों को पढ़ना है, इसे ही अच्छे से अगर आप पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। और जितने भी कंपनियां हैं उसके बारे में तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। एक लास्ट क्लास में मैं आप लोगों से जितने भी फुल फॉर्म है वो डिस्कस करूंगी और पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर यूजफुल लगा होगा, इंपॉर्टेंट लगा होगा, अच्छे से पढ़िए। और बीसीजी मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है, उसको आप अच्छे से देखिए, स्किप मत करिएगा बिल्कुल भी। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।